आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SC 2.0 में। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं, सीधे मगध के शक्तिशाली साम्राज्यों के केंद्र में। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक तरह से ऐतिहासिक पाठ्य पुस्तक के पन्ने हैं जो हर्यक वंश से लेकर महान मौर्य साम्राज्य तक बिल्कुल के शासकों और उनकी दुनिया का कच्चा चिट्ठा देते हैं। तो आज हमारा मकसद है इन सूहे तथ्यों में से उस कहानी को निकालना, उन रणनीतियों और किरदारों को समझना जिन्होंने पहली बार भारत को एक साम्राज्य का सपना दिखाया। सही बात है। और ये सिर्फ राजाओं और तारीखों की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है सत्ता के केंद्रीकरण की, मतलब पावर को एक जगह इकट्ठा करने की। ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, कूटनीति की और कभी-कभी धोखे की, जिसने मिलकर भारत के पहले विशाल साम्राज्य को जन्म दिया। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं। हर्यक वंश से। हाँ, तो कहानी का पहला पन्ना खुलता है हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के साथ। इन्हें मगध का कह सकते हैं असली संस्थापक माना जाता है। बिल्कुल। और आते ही उन्होंने जो तरीका अपनाया वो तलवार का नहीं था, बल्कि रिश्तों का था। आप देख रहे हैं SC 2.0 YouTube चैनल। उनकी विवाह नीति, ये क्या बला थी? ये उस दौर की सबसे स्मार्ट रियल पॉलिटिक थी। बिंबिसार ने कौशल, वैशाली और मद्र, जो उस समय के ताकतवर राज्य थे, उनकी राजकुमारियों से विवाह किया। ये सिर्फ शादियां नहीं थीं, ये रणनीतिक गठबंधन थे। हर विवाह के साथ मगध की सीमाएं और मजबूत होती गईं। तो मतलब उस जमाने में राजकुमारियां एक तरह की कूटनीतिक संपत्ति थी, कह सकते हैं। एक ऐसा तरीका जिससे बिना खून बहाए सरहदें महफूज हो जाती थीं। जैसे कौशल की राजकुमारी से शादी हुई और दहेज में पूरा काशी का क्षेत्र मिल गया। ये तो आज के जमाने की $multi-billion डील जैसा लगता है। हाँ, और ये एक दोधारी तलवार भी थी। रिश्ता अच्छा रहा तो सुरक्षा, लेकिन अगर कोई अनबन हुई तो वही रिश्ता जंग की सबसे बड़ी वजह बन जाता था। बिल्कुल। वैसे बिंबिसार ने दोस्ती का हाथ भी कड़ाया था। जब उनके प्रतिद्वंद्वी अवंती के राजा चंड प्रद्योत बीमार पड़े तो बिंबिसार ने अपने सबसे काबिल राजवैद्य जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा। दुश्मन को दोस्त बनाने की कला, यही उनकी असली ताकत थी। लेकिन फिर कहानी में एक फिल्मी मोड़ आता है। उनके ही बेटे अजातशत्रु, जिनका एक नाम कुनिक भी था, ने अपने पिता को ही कैद कर लिया और उनकी हत्या करके गद्दी पर बैठ गया। यहीं से बिंबिसार की बनाई दोस्ती की दुनिया बिखरने लगती है। और यही वो दोधारी तलवार चलती है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। जैसे ही अजातशत्रु ने पिता की हत्या की, कौशल के राजा प्रसेनजीत, जो अजातशत्रु के मामा थे, वो नाराज हो गए और उन्होंने दहेज में दिया काशी वापस छीन लिया। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें आखिरकार अजातशत्रु की जीत हुई। तो उसने अपने पिता की विस्तारवादी नीति को अपनाया, लेकिन उसका रास्ता कूटनीति नहीं बल्कि सीधा युद्ध था। हाँ, उसने वज्जी संघ जैसे शक्तिशाली गणराज्य को भी सालों की लड़ाई के बाद हराया। एक और दिलचस्प बदलाव है। अजातशत्रु का झुकाव पहले जैन धर्म की तरफ था, पर बाद में वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। और उन्हीं के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में पहली बौद्ध संगीति यानी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब एक शासक का धर्म बदलना पूरे राज्य की सांस्कृतिक दिशा को कैसे मोड़ सकता है। और ये वंश अपने नाम से ज्यादा अपने काम के लिए बदनाम हुआ। हाँ। अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा और फिर उसके बेटे उदयन ने कहानियों के अनुसार अजातशत्रु की हत्या कर दी। इसीलिए इतिहास ने इस वंश को पितृहंता वंश यानी पिता के हत्यारों का वंश नाम दिया। उदयन का सबसे बड़ा काम था एक नया शहर बसाना। उसने गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर एक जगह चुनी और वहां पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी, जो आगे चलकर मगध और फिर पूरे भारत की राजधानी बना। एक ऐसा शहर जो नदियों से घिरा था, एक जल दुर्ग। क्या शानदार लोकेशन थी। बिल्कुल। और इस वंश का अंत भी इसके मिजाज जैसा ही हुआ। आखिरी शासक नागदशक को उसी के एक मंत्री शिशुनाग ने हटाकर गद्दी पर कब्जा कर लिया और एक नए वंश शिशुनाग वंश की नींव डाली। हाँ। शिशुनाग ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने मगध के पुराने दुश्मन अवंती राज्य को हमेशा के लिए हराकर मगध में मिला लिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली शिफ्ट कर दी। पर यह बदलाव ज्यादा दिन नहीं चला। उनके बेटे कालाशोक ने आते ही राजधानी वापस पाटलिपुत्र ले आए। इससे पता चलता है कि पाटलिपुत्र का रणनीतिक महत्व कितना ज्यादा था। बिल्कुल। कालाशोक के समय में ही वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति भी हुई।
हर संगीति के साथ बौद्ध धर्म के नियम और संगठित हो रहे थे। और इस स्थापित शक्ति को जिसने पहली बार एक अखिल भारतीय महत्वाकांक्षा दी, वो थे नंद। हाँ। कहते हैं कि उनके संस्थापक महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश का नाश करके एक नए युग की शुरुआत की। उन्होंने खुद को एक राठ और एक छत्र कहलवाया। इन भारी भरकम उपाधियों का मतलब क्या था? एक राठ का मतलब है एकमात्र सम्राट। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं, एक ऐलान था। ऐलान कि अब छोटे छोटे राज्यों का समय खत्म हो गया है। उसने पांचाल, काशी, कलिंग, अश्मक जैसे अनगिनत राज्यों को रौंद कर मगध में मिला लिया। बाप रे। पुराणों में तो उन्हें सर्वक्षत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला और परशुराम का दूसरा अवतार तक कहा गया है। इससे पता चलता है कि उनका विजय अभियान कितना क्रूर और प्रभावशाली रहा होगा। बिल्कुल। और इस वंश का आखिरी शासक था घनानंद। वो इतना शक्तिशाली था कि जब यूनानी विजेता सिकंदर भारत आया तो उसकी सेना ने व्यास नदी पार करने से ही इनकार कर दिया। वजह? घनानंद की लाखों की सेना का खौफ। हाँ। लेकिन शक्ति के साथ अहंकार भी आता है। उसने अपने दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान कर दिया और ये उसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल साबित हुई। एक मिनट, ये बात कुछ हजम नहीं होती। घनानंद इतना शक्तिशाली था कि सिकंदर की सेना डर गई, तो फिर वो चाणक्य जैसे एक अकेले ब्राह्मण से कैसे हार गया? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर चाणक्य की प्रतिभा दिखती है। उन्होंने सीधे घनानंद से टक्कर नहीं ली। ये सैन्य लड़ाई से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक लड़ाई थी। अच्छा। चाणक्य ने सबसे पहले घनानंद की दमनकारी नीतियों से परेशान जनता के असंतोष को हवा दी। फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक करिश्माई और काबिल नौजवान को ढूंढा और उसे तैयार किया। और फिर उन्होंने सीधे राजधानी पर हमला नहीं किया, बल्कि पहले सीमावर्ती इलाकों को जीतकर अपनी ताकत बढ़ाई। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। अपमान का बदला लेने की एक व्यक्तिगत प्रतिज्ञा भारत का इतिहास बदलने वाली एक क्रांति बन गई। बिल्कुल। और यहीं से भारतीय इतिहास का सुनहरा अध्याय शुरू होता है, मौर्य वंश। हाँ, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्हें यूनानी इतिहासकार सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस जैसे नामों से जानते हैं। और इस पूरी बाजी के पीछे दिमाग था आचार्य चाणक्य का। चंद्रगुप्त ने सिर्फ नंदों को नहीं हराया। 305 ईसा पूर्व में उनका सामना हुआ सिकंदर के सबसे ताकतवर सेनापति सेल्यूकस निकेटर से। युद्ध के बाद जो संधि हुई उसने भारत का नक्शा ही बदल दिया। सेल्यूकस ने काबुल, कंधार, मकरान और हिरात के विशाल इलाके चंद्रगुप्त को सौंप दिए। मतलब आज का लगभग पूरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत। हाँ। और बदले में चंद्रगुप्त ने उन्हें 500 हाथी तोहफे में दिए। इस संधि के साथ सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेन का विवाह भी चंद्रगुप्त से किया। ये सिर्फ एक युद्ध संधि नहीं थी। इसने तो मौर्य साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा को हिंदुकुश के पहाड़ों तक पहुंचा दिया। एक ऐसी प्राकृतिक दीवार जिसने भारत को सदियों तक सुरक्षित रखा। इसी संधि के बाद सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र भेजा। मेगास्थनीज जिनकी किताब इंडिका है। हाँ, आज वो किताब पूरी तरह मौजूद नहीं है, लेकिन उसके जो हिस्से दूसरे लेखकों ने कोट किए हैं वो हमें मौर्य काल की एक शानदार झलक देते हैं। ये सोचना भी मुश्किल है कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला था। एक विशाल साम्राज्य। पर इस महान सम्राट का अंत भी उतना ही असाधारण था। हाँ, अपने जीवन के आखिरी सालों में जब मगध में 12 साल का भयंकर अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त का मन राजपाट से उछट गया। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए। और वहीं पर 298 ईसा पूर्व में उन्होंने सल्लेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए, जो उपवास द्वारा शरीर छोड़ने की एक जैन परंपरा है। उनके बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे बिंदुसार, जिन्हें अमित्रघात यानी दुश्मनों का नाश करने वाला भी कहा जाता है। उन्होंने अपने पिता से मिले विशाल साम्राज्य को न सिर्फ संभाले रखा, बल्कि विदेशी शक्तियों के साथ अच्छे संबंध भी बनाए रखे, जो बहुत जरूरी था। इतने बड़े साम्राज्य को बनाए रखना उसे जीतने से ज्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल। बिंदुसार के दरबार में भी सीरिया के राजा ने डायमेकस नाम का एक राजदूत भेजा था। उनके समय में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, जिसे दबाने के लिए उन्होंने अपने बेटे अशोक को भेजा था। हाँ, और ये पहली बार था जब अशोक ने अपनी प्रशासनिक क्षमता दिखाई। और अब कहानी उस शासक पर आती है जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, अशोक। सम्राट अशोक।
269 ईसा पूर्व में अशोक मगध की गद्दी पर बैठा, लेकिन कहा जाता है कि ये रास्ता खून से सना था। कुछ बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन हासिल किया था। हालांकि इस बात की पुष्टि दूसरे स्रोतों से नहीं होती, लेकिन ये उस समय के सत्ता संघर्ष की क्रूरता को जरूर दिखाता है। अशोक को शुरू में चंडाशोक यानी क्रूर अशोक भी कहा जाता था। और उसके जीवन को बदलने वाली घटना उसके राज्याभिषेक के 8 साल बाद हुई। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। ये युद्ध मौर्य साम्राज्य के विस्तार का चरम था, लेकिन ये अशोक की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी बन गया। अशोक अपने 13वें शिलालेख में खुद इस युद्ध का वर्णन करता है। वो लिखता है कि इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए और इससे कहीं ज्यादा लोग बर्बाद हो गए। इस भीषण नरसंहार को देखकर उसका दिल दहल गया। वाह, तो मतलब एक युद्ध किसी इंसान को इतना बदल सकता है कि वो जीतने के बाद भी अपनी तलवार फेंक दे। ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। सबसे बड़ा सबूत तो खुद अशोक के शिलालेख हैं, जो पूरे साम्राज्य में फैले हैं। कलिंग युद्ध के बाद उसने शस्त्र विजय की नीति हमेशा के लिए छोड़ दी और धम्म विजय की नीति अपनाई। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, लेकिन अशोक का धम्म सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं था। तो फिर ये धम्म क्या था? ये शासन करने और जीवन जीने का एक नैतिक कोड था। इसमें बड़ों का आदर, दासों और नौकरों से अच्छा व्यवहार, सभी धर्मों का सम्मान और अहिंसा जैसी बातें शामिल थी। बिल्कुल, ये एक ऐसे विशाल और विविध साम्राज्य को एक साथ जोड़ने का सूत्र था। उसने धम्म महामात नाम के खास अधिकारी नियुक्त किए, जिनका काम ही धम्म का प्रचार करना था। और ये प्रचार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। नहीं, अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के संदेश के साथ श्रीलंका भेजा। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ धम्म से नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे एक जबरदस्त प्रशासनिक मशीनरी थी। मौर्य प्रशासन पूरी तरह से केंद्रीकृत था, सारी शक्ति राजा के हाथ में थी। और साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जहां ज्यादातर राजकुमार ही गवर्नर होते थे। शास्त्र में 18 तरह के बड़े अधिकारियों का जिक्र है, जैसे समाहर्ता, जो आज के फाइनेंस मिनिस्टर की तरह राजस्व देखता था, और सन्निधाता, जो राजकीय खजाने का अध्यक्ष था। ये बताता है कि वो अर्थव्यवस्था को कितनी गंभीरता से लेते थे। और उनकी जासूसी व्यवस्था भी कमाल की थी। हाँ, अर्थशास्त्र में जासूसों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। ये 2 तरह के होते थे, संस्था, जो एक ही जगह रह के काम करते थे, और संचारा, जो भेस बदलकर घूमते रहते थे। पूरे साम्राज्य पर नजर रखने के लिए ये नेटवर्क बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी। अर्थव्यवस्था का आधार तो कृषि ही था, और सरकारी जमीन से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। हाँ, और समाज के बारे में हमारे पास 2 अलग-अलग नजरिए हैं। कौटिल्य 4 वर्णों की बात करते हैं, लेकिन मेगस्थनीज 7 वर्गों की: दार्शनिक, किसान, सैनिक, कारीगर। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह हमें दिखाता है कि समाज की संरचना इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसे किस नजरिए से देख रहे हैं। बिल्कुल। मेगस्थनीज एक विदेशी था। उसने समाज को उनके काम धंधे के आधार पर बांटा। उसने शायद जातियों के भीतर के व्यवसायों को अलग अलग वर्ग समझ लिया। जबकि कौटिल्य, जो एक स्थानीय रणनीतिकार थे, समाज को पारंपरिक वर्ण व्यवस्था के चश्मे से देख रहे थे। सही बात है। उस समय की कला भी अद्भुत थी। एक तरफ राजकीय कला, जैसे अशोक के विशाल पत्थर के स्तंभ, जिन पर बने शेर आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। हाँ, और दूसरी तरफ लोक कला, जैसे यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां, जो आम जीवन की झलक देती हैं। बिल्कुल, ये उस समय की समृद्धि और कलात्मकता का प्रतीक है। तो हमने देखा कि कैसे मगध की धरती पर कूटनीति, युद्ध, क्रूर महत्वाकांक्षा और अंत में आत्मचिंतन के जरिए एक छोटे से राज्य ने एक विशाल साम्राज्य का रूप ले लिया। ये बिंबिसार की विवाह नीति से शुरू होकर अशोक के धम्म पर समाप्त होने वाली एक अविश्वसनीय यात्रा थी। बिल्कुल। मौर्य साम्राज्य का महत्व सिर्फ उसके आकार में नहीं था। उसने पहली बार भारत को एक राजनीतिक पहचान दी, प्रशासन का एक ऐसा ढांचा तैयार किया, संवाद के लिए पूरे साम्राज्य में अभिलेख लगवाए, और